हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे 10th क्लास का पोल साइंस का चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, वो भी नोट्स के साथ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, वो भी बहुत ईजी वे में। तो देखिए जो चैप्टर इसका नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। अब हम सबसे पहले तो ये जानें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उन सब का देश की शासन प्रणाली में काम करना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये इंडिया है ना, तो इंडिया में आप देखोगे कि जो जनता है या फिर जितनी भी भाषाएं, तमिल हो गई, हिंदी हो गई, और जितने भी धर्म है वो सबके सब शासन प्रणाली में काम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का साझा रूप से कार्य करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। अब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए दो देशों का एग्जाम्पल लेकर इसे करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बेल्जियम। जो बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है जो कि राजस्थान से भी छोटा है। अगर हम बात करें कि जो बेल्जियम है ना, इसमें जो मसला था वो किसका था, वो भाषा का था। क्योंकि बेल्जियम में मुख्यतः दो भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, एक थे डच भाषी, दूसरे थे फ्रेंच भाषी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि ज़्यादा लैंग्वेज जो बोली जा रही थी वो थी डच, कम लैंग्वेज बोली जाने वाली थी फ्रेंच। और अगर हम बात करें इसकी राजधानी में ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले थे और कम डच भाषा बोलने वाले थे। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम देखें कि बहुसंख्यक कौन है, डच भाषी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दबदबा है, यहाँ पे जो समृद्धशाली जो वर्ग है वो कौन सा है, फ्रेंच। जो फ्रेंच लोग हैं ना, वो अभी यहाँ पे बेल्जियम की सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस कारण क्या हुआ, डच भाषी लोगों ने विरोध करा और क्या वो फ्रेंच और डच के मध्य क्या छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, फिर तनाव छिड़ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेल्जियम की जो सरकार है ना, उसने मेन 4 संशोधन किए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए जो संशोधन थे उसमें सबसे पहला था क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्रीय जो सरकार होगी, उसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों बोलने वाले जो मंत्री हैं उनकी संख्या समान होगी। अगला क्या बोला है कि बेल्जियम जो सरकार है उसके मुख्य 3 अंग होंगे, कौन से, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पे सत्ता का वितरण हुआ, सत्ता का वितरण मतलब विभाजन हुआ, किस आधार पे हुआ, सामाजिक समूह, भाषा और धर्म के आधार पे। चौथे संशोधन में भी सत्ता का वितरण हुआ, किस आधार पे हुआ, राजनीतिक दल के आधार पे। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे कि पहले ना यहाँ पे फ्रेंच जो थी ना वो ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब दोनों का बैलेंस हो गया, दोनों के दोनों अपने गवर्नमेंट में जैसे काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ की जो सरकार है उसने क्या कर दी, सत्ता की साझेदारी कर दी। अब हम समझेंगे श्रीलंका को। अभी हमने इससे पहले किसके बारे में जाना था भाई, बेल्जियम के बारे में जाना था कि उसमें सत्ता की साझेदारी आसानी से होगी, वहाँ की जो सरकार है अच्छे से चल रही है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, श्रीलंका के बारे में। अब देखिए श्रीलंका है ये आज़ाद कब हुआ, ठीक है, इसे आज़ादी कब मिली, इसे फ्रीडम कब मिली, तो इसे जो फ्रीडम है वो 1948 में मिली थी। अगर हम बात करें कि जो हमारा श्रीलंका है इसमें तनाव किस चीज़ को लेकर है, यहाँ पे झगड़ा भी मसला क्या है, तो यहाँ पे जातियों को लेकर मसला है। और यहाँ पे मुख्यतः 2 जातियाँ पाई जाती हैं, तमिल जाति और सिंहली जाति। अगर हम बात करें श्रीलंका में जो तमिल है वो अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या में पाए जाते हैं, और जो सिंहली है वो बहुसंख्यक का मतलब कि बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। अब 1976 में क्या हुआ, श्रीलंका की जो सरकार है उसने क्या बनाया, कानून बनाए, है ना, और उन्हीं कानूनों के कारण आगे चल के श्रीलंका में गृह युद्ध भी हुआ। अब हम क्या देखेंगे कि जो वो कानून है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सिंहली है इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिस कारण जो तमिल जो भाषा है इसकी उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया गया और
जो सरकारी जो नौकरी है उसमें भी कौन सी जो लैंग्वेज है उसको प्योरिटी दी गई, सिंहली लैंग्वेज को। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ज़्यादा जो प्योरिटी है वो किसको दी जा रही है, सिंहली वासियों को दी जा रही है। लेकिन जो तमिल है उन्हें इतना हक नहीं है, वो सत्ता की साझेदारी के बराबर भागीदारी नहीं है, वो शासन प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी नहीं कर रही है। जिस कारण क्या हुआ, जो तमिलों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या करा, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और जिस कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि देश के अंदर ही क्या हो जाना, गृह युद्ध हो जाना, देश के अंदर ही लोगों का आपस में भिड़ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, गृह युद्ध कहलाएगा। वैसे में सत्ता की साझेदारी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन श्रीलंका में ये नहीं हो पाई। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी के स्वरूप का मतलब होता है, इसके प्रकार ले लीजिए, इसके घटक ले लीजिए। तो ये कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पे मेन 4 है। एक है ऊर्ध्वाधर, एक है क्षैतिज। इन दोनों को भी हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, अब ऊर्ध्वाधर में हम क्या देखेंगे, सरकार के स्तरों के मध्य, यहाँ पे स्तर है, क्या है, स्तर के मध्य के वितरण को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। सत्ता की साझेदारी के वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ये है कि सरकार के विभिन्न स्तर के मध्य के वितरण को हम कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि जो सरकार के जो सरकार के जो अनेक जो स्तर है वो कौन कौन से हैं, तो वो है केंद्रीय स्तर, राज्य और स्थान। अब जो केंद्रीय है ना, ये क्या करता है, पूरे के पूरे देश के लिए काम करता है। राज्य जो सरकार है वो एक राज्य के लिए काम करती है पर्टिकुलरली, और जो स्थानीय जो सरकार है किसी प्रांत के लिए, किसी गांव के लिए काम करती है। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया के बीच में आप कोई भी ले लीजिए राज्य, जैसे कि आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव ले लीजिए, है ना। अब यहाँ पे जो इंडिया के लिए काम करेगा वो कौन होगा, केंद्र है। जो हमने राज्य ले लिया, इसके उत्तर प्रदेश, तो उसके लिए कौन काम करता है, राज्य सरकार। और जो हमने यहाँ पे क्या लिया, कोई प्रांत लिया, गांव लिया, तो उसके लिए कौन काम करता है, स्थानीय सरकार। तो इन तीनों के मध्य का वितरण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इन तीनों की जो शक्तियाँ हैं उनका वितरण करना, इनके पास कितनी पावर है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। इनके कार्य का वितरण करना ऊर्ध्वाधर वितरण। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, स्तर देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सरकार के जो विभिन्न अंग है ना, उनके मध्य का वितरण, उनके मध्य की जो पावर है उसको बांटना, काम को बांटना हमारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। यहाँ पे मेन 3 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारी जो विधायिका, इसका काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम कानून का कोई पालन कर रहा है या फिर नहीं वो देखना, और जो नहीं कर रहा उसको पनिशमेंट देना, किसका काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है। इतना क्लियर हो गया अब आपको। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो तीसरा जो स्वरूप है उसमें सामाजिक जो समूह है ना, उसकी भाषा और धर्म, 2 चीजें आपको लेना, भाषा धर्म। आप कैसे जाति भी रख लीजिए, चलिए। भाषा धर्म जाति के मध्य सत्ता का वितरण होना ही हमारा क्या कहलाएगा, सामाजिक समूह का वितरण, ठीक है। किसका वितरण होना, भाषा धर्म। अगर यहाँ पे बात करें तो सामाजिक समूह के, दबाव समूह और राजनीतिक समूह के मध्य का वितरण क्या कहलाएगा, इसका चौथा स्वरूप। तो ये इसके 4 स्वरूप थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगे। नहीं क्लियर होंगे तो कमेंट में जरूर लिखना। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे कि जो सत्ता की जो साझेदारी है, अब वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या है, जो सत्ता की जो साझेदारी है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, इसकी हमें नीड क्यों है। अब हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो सत्ता की जो साझेदारी है उसको आवश्यकता
कि बात ठहराने के लिए हमारे पास दो तर्क दिए जाते हैं, युक्तिपरक तर्क, नैतिक तर्क। दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, फिर दोनों के दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। युक्तिपरक तर्क में हमें दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क क्या है कि ना जो सत्ता की जो साझेदारी सामाजिक समूह के बीच में जो भी टकराव है उसको कम करती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो बेल्जियम है ना, उसमें क्या हुआ, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी आई तो बाद में युद्ध नहीं हुए, लेकिन श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं आई, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो टकराव को कम करता और सरकार को स्थायित्व प्रदान करने का काम भी करती है। कौन करती है? सत्ता की साझेदारी। अगर हम बात करें इसके नैतिक तर्क की, तो सत्ता की साझेदारी को जो लोकतंत्र है उसकी आत्मा कहा जाता है, तो इसलिए भी जो सत्ता की जो साझेदारी है बहुत आवश्यक है। और सरकार को वैधता या फिर वैधता देने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? हमें सत्ता की साझेदारी की। तो इतना छोटा सा था चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।